एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न विद सुमित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। तो यूनिट नंबर 3 चल रहा है हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, और चैप्टर नंबर 3 चल रहा है इसमें। और ये हमारा सबसे आखिरी चैप्टर है यूनिट नंबर 3 का, जिसका नाम है नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इससे पहले ही मैं आपको 2 चैप्टर इसमें पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। सब कुछ मैंने उसमें अच्छे तरीके से मैनेज कर दिया है ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए और आप जो लाइन टू लाइन सारे टॉपिक को क्लियर कर पाओ। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 है और ये इसका चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी और फिर हम जो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। तो क्या है नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्या कुछ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि अब तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आ रहे हैं, तो शुरुआत में जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, है ना, और कुछ चीज़ हमने यूनिट 2 में पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। यानी ड्रग्स को हम किस तरह से कंट्रोल्ड वे में दे सकते हैं ताकि वो धीरे धीरे रिलीज होकर लंबे समय तक असर दिखाते रहें, या फिर हम उन्हें किस तरह से सस्टेन्ड वे में दे सकते हैं कि बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक ड्रग जो है अपना असर दिखाते रहे और लंबे समय तक बने भी रहे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी शुरुआत के जो चैप्टर्स थे, हमारे शुरुआत की जो यूनिट थी उसमें मैंने आपको बताया था। उसके बाद कुछ हमारे चैप्टर स्टार्ट हुए, जैसे म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके बाद हमारे वकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ट्रांसडर्मल, इम्प्लांटेबल। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग रूट थे जिसमें हम जो है कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड ड्रग को जो है यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब बस इतना सा है कि हम जो है ड्रग्स को कंट्रोल्ड वे में और सस्टेन्ड वे में कैसे रिलीज कर सकते हैं, और हम जो अलग अलग रूट से कैसे दे सकते हैं कंट्रोल्ड ड्रग को या फिर सस्टेन्ड ड्रग को। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से। तो हमने अलग अलग रूट पढ़े थे कि हम जो कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड ड्रग को हम कौन कौन से रूट से दे सकते हैं। तो हमने वकल पढ़ लिया, म्यूको एडेसिव पढ़ लिया, इसके अलावा हम बात करें तो हमने इम्प्लांटेबल पढ़ लिया, ट्रांसडर्मल पढ़ लिया, इसके अलावा हमने गैस्ट्रोरेटेंटिव पढ़ लिया। तो सारे के सारे हमने अलग अलग रूट पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले एक और रूट हमारा जो हमारा नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो हम जो नाक के थ्रू हम किस तरह से जो है कंट्रोल्ड और सस्टेन्ड रिलीज को जो है ड्रग को हम ले सकते हैं। ठीक है, और नाक के थ्रू हम उन्हें कैसे दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये था इसका ब्रीफ थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया, और हम अब तक क्या पढ़ते आ रहे हैं वो चीज़ें ही मैंने आपको बता दी है। तो सारे अलग अलग रूट हमने पढ़ लिए और आज हम पढ़ने वाले हैं नसल रूट अपना, कि नाक के थ्रू जो है किस तरह से हम ड्रग को दे सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस वर्ड को समझते हैं, नेसोपल्मोनरी। तो नेसो का मतलब अपनी नसल होती है, यानी नाक आपकी, ठीक है, या फिर मेरी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसके अलावा पल्मोनरी रूट। ठीक है, तो इसमें 2 रूट होते हैं हमारे। एक तो नसल रूट होता है जिसमें हम क्या है, कोई भी जो ड्रग है उसे हम नाक के थ्रू दे सकते हैं, यानी केवल नाक के थ्रू देंगे, उसे हम बोलेंगे नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, यानी नेसो। तो इसमें हम केवल नाक के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी होता है, इसमें हम दोनों रूट से दे सकते हैं, या तो हम नाक से दे सकते हैं या फिर हम जो है माउथ के थ्रू भी दे सकते हैं। यानी पल्मोनरी में आपके दोनों रूट आ जाएंगे, नसल और माउथ, और नेसो में आपका केवल नाक आएगी यानी नसल आएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोनों रूट्स के बारे में हमें पढ़ना है। हालांकि इन दोनों के बारे में आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, रूट के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है इसमें। केवल आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं, है ना, जैसे हमारे इनहेलर्स वगैरह हुए, बाकी और भी अदर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे नसल स्प्रे हो गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ना कि हमें रूट के बारे में पढ़ना कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ना हो कि किस तरह से जो है ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होता है, ये वो। इन सभी चीज़ों के बारे में एग्जाम में कभी डिटेल में नहीं पूछा जाता है और आपको इतना डिटेल में पढ़ना भी नहीं है। आपको वही जो अलग अलग फॉर्मुलेशन रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से जो है फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा डिटेल में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं एंशिएंट टाइम की। तो जो पुराना समय था उस टाइम पे हम जो ड्रग होते थे, तो ज़्यादातर ड्रग को क्या नसल रूट से दिया जाता था। तो उस टाइम पे जो नसल रूट से जो भी ड्रग्स दिए जाते थे उन्हें हम नस्य बोलते थे। ठीक है, यानी एक वर्ड है हमारा नस्य। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कोई ड्रग हमारा जो नसल के यानी नाक के रूट से दिया जा रहा है तो उसे हम नस्य बोलते थे पहले। ठीक है, और जो हमारा जो इंटरनसल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, तो ये काफ़ी अच्छा जो एक अल्टरनेटिव है हमारा, कि जो ड्रग हम जो मुंह के थ्रू ओरली खाते हैं या फिर हम क्या इंजेक्शन के थ्रू बार बार जो ड्रग्स को लेते हैं, तो उनके कंपेयर में अगर देखा जाए तो हमारा जो इंट्रानसल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है हमारा काफ़ी अच्छा है, उनके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है और काफ़ी अच्छा है। और इसका कुछ कारण है जिसकी वजह से ये अच्छा है, क्योंकि जो ड्रग हम नसल के थ्रू लेते हैं यानी नाक के थ्रू लेते हैं, तो एक तो ये क्या है, अवॉइड कर सकते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग हम माउथ के थ्रू लेते हैं तो वो क्या है हमारे लिवर में जाके मेटाबॉलाइज हो जाता है। तो एक तो हम क्या है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रग को जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली जो है अपना जो इफेक्ट है वो ब्रेन को दिखा सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो कोई भी अगर नाक में अगर लोकल कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी भी तरह की नाक में कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या है उसे लोकली जो है ट्रीट कर सकते हैं।
तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है, जो ओरल और जो हमारा जो पेरेंटल रूट रहते हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गए इसके कुछ बेनिफिट। ये इसका थोड़ा सा मतलब पुराना हिस्टोरिकल हमने बैकग्राउंड देख लिया, तो बाकी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनमें सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स कैन बी यूज्ड एज NPDDS। ठीक है, तो NPDDS का मतलब है नसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो किस तरह के ड्रग्स को हम जो इस तरीके से दे सकते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, हम कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं। तो जो भी जो ड्रग होते हैं जिन्हें हम नसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू देते हैं, तो ये क्या है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ये तो मतलब पॉसिबल सी चीज़ है, ये तो मतलब होना ही चाहिए कि कोई भी ड्रग हम दे रहे हैं किसी भी रूट के थ्रू या किसी भी मेथड से दे रहे हैं, तो उसमें जो ड्रग होगा वो क्या है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव ही होगा ताकि वो अंदर जाके असर करे कोई ना कोई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि कुछ हमारे ऐसे ड्रग होते हैं, ठीक है, जिनकी जो स्टेबिलिटी होती है तो वो क्या है, कम हो जाती है। जैसे GIT में अगर वो ड्रग गया, जैसे हमने कोई ड्रग लिया माउथ के थ्रू, तो वो हमारे GIT में गया तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या ख़राब हो जाती है, या फिर ड्रग की जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी पुअर होती है, जो कि GIT में जाते ही गड़बड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि कोई कोई ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका क्या है, जो इंटेस्टाइनल में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, है ना। और या फिर जो फर्स्ट पास में एलिमिनेशन होता है वो भी हो जाता है कुछ ड्रग्स का। ठीक है, वो अच्छे तरीके से क्या है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते। इसके अलावा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से वो असर नहीं कर पाते, और इससे क्या है, उनका जो एलिमिनेशन हो जाता है जल्दी से, तो वो सही से असर दिखाई नहीं पाते। और हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, पोलर ड्रग्स, ठीक है, तो इनका क्या है, एलिमिनेशन हो जाता है और सही तरीके से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं इनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी पुअर स्टेबिलिटी होती है, पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर क्या है, जो फर्स्ट पास एलिमिनेशन होता है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ड्रग्स को हम जो है NPDDS के रूप में यूज कर सकते हैं, यानी नसल जो रूट है उसके थ्रू हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन, कौन कौन से ड्रग्स को हम यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें ही मैंने आपको बता दी। और इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है हमारा कि जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है, ठीक है, तो जैसे हम कोई भी ड्रग क्या है जो हम अदर रूट से लेते हैं, जैसे हम स्टमक के रूट से लेते हैं, GIT के थ्रू जो एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, तो अगर ब्रेन के लिए हमने कोई मेडिसिन ली है तो क्या है, वो मेडिसिन क्या है, पहले एब्जॉर्प्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वो क्या है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है उसको क्रॉस करके तब वो जो है ब्रेन पे इफेक्ट दिखा पाती है। लेकिन नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई भी ड्रग हम जो है नसल के थ्रू ले रहे हैं तो वो क्या है, जो अपना इफेक्ट है वो डायरेक्ट ब्रेन को दिखा सकता है, उसके लिए उसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी वो उसे स्किप कर सकता है। ठीक है, और डायरेक्टली जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है उसके ऊपर असर दिखा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इसका एक बेनिफिट होता है और अच्छा बेनिफिट है इसका। और इसके अलावा हम बात करें तो कुछ हमारी वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनको भी हम जो है जो नसल रूट है उसके थ्रू के एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक और बेनिफिट हो गया। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, बस यही आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हर चैप्टर होता है उससे हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते, छोटा मोटा कोई पूछ लिया जाता है कभी कभार, क्योंकि इतने सारे चैप्टर होते हैं, इतने सारे मतलब सिलेबस रहता है, तो हर चैप्टर से चीज़ें पॉसिबल नहीं रहता है कि सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा डिटेल पूछे। तो इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको बस पढ़नी है। चलिए इसके कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि इस तरीके के क्या कुछ फ़ायदे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि जो फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिवर वगैरह में जाके तो मेटाबॉलिज्म से होना नहीं है, ये क्या डायरेक्टली नसल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना एक्शन शो करता है। इसके अलावा कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो वो क्या एक तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और क्विक यानी जल्दी से ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाता है, यानी जल्दी से जल्दी असर दिखाता है अगर हम नसल के थ्रू लेते हैं, इस रूट के थ्रू लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर ड्रग्स मॉलिक्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एनहेंसर। ठीक है, तो हमारे कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ड्रग की फॉर्म में कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको हम एनहेंस कर सकते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन एनहेंसर। कुछ हमारे अलग से एजेंट होते हैं जिनको हम उनके साथ मिला सकते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये हमारा एडवांटेज हो गया इसका एक और। इसके अलावा बायो अवेलेबिलिटी फॉर स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स इज गुड। ठीक है, तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी बायो अवेलेबिलिटी तो अच्छे से हो ही जाती है, उनकी अच्छी होती है, क्योंकि वो आसान तरीके से जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी कंपेयर टू पेरेंटल मेडिकेशन, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहती है, आसान भी रहती है। ठीक है, और अच्छी भी थेरेपी रहती है, क्योंकि जो हमारे पेरेंटल जो हमारे जो तरीके रहते हैं जिसमें हम बार बार इंजेक्शन लगा के हम मेडिकेशन देते हैं, ठीक है, बार बार आपको इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि बस नसल से आपको बस स्प्रे की तरह आपको यूज करना है। ठीक है, या फिर क्या नसल के थ्रू आपको कोई भी ड्रग लेना है, वो आपको जल्दी से क्या है, जल्दी से अच्छा अच्छा असर दिखा सकता है और लंबे समय तक हम इस थेरेपी को
यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इंजेक्शन में अगर हम प्रॉब्लम होती है, हर किसी को सूट नहीं करते हैं, या फिर क्या है ड्रग का जो पूरा जो असर है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है पेरेंटल जो मेडिकेशन रहते हैं उसके कंपेयर में। इसके अलावा हम बात करें तो ड्रग पजेसिंग पुअर स्टेबिलिटी GIT फ्लूइड्स गिवन बाय द रूट, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें तो जैसे कुछ हमारे ड्रग्स होते हैं जो GIT में जाके क्या ख़राब हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी वगैरह सही से काम नहीं करती है, स्टेबल नहीं रहते हैं वो GIT में जाके, तो इस तरह के ड्रग्स को क्या हम नसल रूट से दे सकते हैं, तो उनकी जो पूरी की पूरी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी रहेगी, ठीक है, और ड्रग के अपना असर दिखा पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो ईजी एंड कन्वीनियंट, ठीक है, तो आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी हाई प्रोफाइल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद ही इसे कर सकते हो, नाक में आपको बस ड्रग ही तो लगाना है ना। उसके अलावा इजीली एडमिनिस्टर्ड टू द अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, तो कोई भी पेशेंट अगर बेहोश है, ठीक है, तो उसे भी हम आसान तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सो रहा है, बेहोश है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपको बस क्या है स्प्रे करना उसकी नाक में, तो आसानी से जो ड्रग है वो असर करना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और काफ़ी ईजी मेथड है। चलिए, तो अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि एडवांटेज है तो फिर डिसएडवांटेज भी होनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कि कोई भी अगर पैथोलॉजिक कंडीशन है, मान लीजिए आपको कोई जुकाम है, सर्दी है, तो उसमें क्या आपकी नाक है जो थोड़ी सी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, उस केस में अगर हम किसी ड्रग को यूज करते हैं तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, और चेंज हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा हम सेकंड बात करें तो जो भी हमारे नसल जो स्प्रे वगैरह रहते हैं, जो भी हम ड्रग्स को जो है यूज करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कभी कभार के कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के ड्रग्स होते हैं, तो वो क्या अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हमारे नसल रूट के थ्रू, यानी जो नसल की जो मेम्ब्रेन होती है तो उसको क्रॉस करके एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो जो एब्जॉर्प्शन एनहेंसर्स को हम यूज करते हैं तो एनहेंस तो हो जाता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन इससे क्या होता है कि जो हमारे नसल की जो सेल्स होती हैं, उसकी मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, ठीक है, तो वो क्या है कुछ टॉक्सिसिटी उस पर जनरेट कर सकते हैं। यानी जो एब्जॉर्प्शन एनहेंसर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, जो सेल्स हैं, जो हमारे नाक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, उनमें थोड़ी सी क्या है टॉक्सिसिटी जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा कुछ पेशेंट में क्या है थोड़ी सी दिक्कत देखी गई है, उन्हें थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लग सकता है कि जो वो ड्रग्स को यूज करते आ रहे हैं ओरली, तो उसे हम जो अगर नसल में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिली। और साथ में क्या है नाक में थोड़ी सी इरिटेशन वगैरह भी कॉज कर सकते हैं जो ड्रग्स होते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। तो और नेक्स्ट हम बात करें तो नसल कैविटी प्रोवाइड्स स्मॉलर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया व्हेन कंपेयर टू GIT। तो GIT के थ्रू अगर हम कोई ड्रग लेते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत लंबा एरिया होता है, क्योंकि GIT का जो रीजन रहता है वो काफ़ी बड़ा रहता है, और ड्रग क्या है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है ना। उसी कंपेयर में हम नाक की हम बात करें तो काफ़ी सरफेस एरिया जो काफ़ी छोटा होता है एब्जॉर्प्शन का, तो ड्रग क्या है पूरे तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वहाँ पे हम जो है पुअर एब्जॉर्प्शन देखते हैं या फिर स्मॉलर एब्जॉर्प्शन सरफेस देखते हैं, तो इससे थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है। तो मतलब यही हमारे इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, 2-3 जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नसल ड्रग एब्जॉर्प्शन देख लें, तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके सारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उन सभी को हम एक एक करके जो है डिफाइन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम 3 फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। एक तो जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, कि जो हमारा ड्रग है उसका साइज वगैरह, उसका नेचर वगैरह, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे नसल इफेक्ट, के हमारी नाक में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो किस तरह से जो अफेक्ट करेगी। इसके अलावा हम जो थर्ड है वो उसके बारे में बात करेंगे कि जो ड्रग हम जो बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन हम बना रहे हैं, नसल स्प्रे या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इसी में पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने हेडिंग बना के और इन्हें काफ़ी बड़ा लिखने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, एक एक 2-2 लाइन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस मैंने कुछ हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। तो उन सभी को मैं आपको समझाता जाऊँगा, और आप चाहें अगर आप खुद से नोट्स बनाना चाहें तो आप इन्हीं पॉइंट्स को जो है थोड़ा बड़ा कर करके लिख सकते हैं आप एक एक 2-2 लाइन में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ड्रग्स की, कि ड्रग के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला उसका मॉलिक्यूलर साइज। तो ये ड्रग का जो साइज है वो 1000 डेल्टन से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, 1000 डेल्टन से ज़्यादा होगा साइज़, तो जो नाक का जो हमारी जो मेम्ब्रेन रहती है, जो नाक के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, तो उसमें से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड बात करें तो लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जो ड्रग होगा हमारा वो अगर लाइपोफिलिक होगा नेचर में, तो वो क्या है उसकी जो आयनिक फॉर्म है,
तो वो आयनिक फॉर्म में होगा। अगर वो लाइपोफिलिक होगा ज़्यादा तो वो आयनिक फॉर्म में होगा और उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा होगा, है ना। हाइड्रोफिलिक होगा ज़्यादा तो वो क्या है, अनायनिक होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, लाइपोफिलिक भी होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नसल कैविटी, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है कि हमारी जो नाक होती है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ड्रग को जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ड्रग की, ठीक है, क्योंकि अगर स्टेबल होगा ड्रग तो हमारे नाक के अंदर क्या ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा, यानी उसका रिटेंशन टाइम है वो ज़्यादा रहेगा, और रिटेंशन टाइम ज़्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन भी हमारा ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, है ना। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ड्रग की। इसके अलावा जो फिजिकल स्टेट होती है ड्रग की तो वो भी क्या अच्छी होनी चाहिए, यानी हमारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेज होते हैं, तो हम कौन सी फॉर्म में हम जो ड्रग को ले रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में भी हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर हम सॉलिड में लेंगे तो सॉलिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम होता है। इसके अलावा लिक्विड और गैसेज का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो हमें क्या जो ड्रग है वो क्या है, लिक्विड या गैसेज की फॉर्म में लेना है, और सॉलिड का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो हमें सॉलिड की फॉर्म में नहीं लेना है। नेक्स्ट हम बात करें तो केमिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो जो नॉन आयनिक जो हमारे ड्रग होते हैं नेचर में, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, यानी अच्छी तरीके से वो जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं, ठीक है। तो केमिकल स्टेट ऑफ द ड्रग ये चीज़ भी हमारी क्या अफेक्ट करती है, तो उसका क्या केमिकल नेचर भी अच्छा होना चाहिए ड्रग का। तो ये होगी हमारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नसल इफेक्ट, ठीक है, कि हमारे नाक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से अफेक्ट कर सकती है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले हम बात करें तो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो अगर हमारा कोई ड्रग है जो अगर वो हाइड्रोफिलिक है नेचर में, तो जो परमिएबिलिटी होगी ड्रग की वो लेस होगी, यानी काफ़ी कम होगी, ठीक है। और जो मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होगी तो उसे वो अच्छे तरीके से क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर ड्रग हमारा लाइपोफिलिक है नेचर में तो उसकी जो परमिएबिलिटी है वो ज़्यादा हाई होगी और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है तो वो भी क्या है अफेक्ट करती है इस चीज़ को, ठीक है, और ड्रग के नेचर के ऊपर भी ये क्या डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करें एनवायरमेंटल पीएच, तो हमारी नाक के अंदर क्या है पीएच अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। साथ में म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, तो काफ़ी सारे कई प्रॉब्लम हो जाती हैं तो उसमें क्या है म्यूकस का जो है ज़्यादा रिलीज होता है हमारे नाक के अंदर, और जो सीलियरी होते हैं यानी जो बाल वगैरह प्रेजेंट होते हैं नाक के अंदर, तो वो भी क्या है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से क्या है जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करें तो कोल्ड राइनिटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर सर्दी जुकाम है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है हमारा। और अगर ब्लड फ्लो अच्छा है हमारी नाक के अंदर, ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारा अच्छा होगा। तो ये हमारे नाक के अंदर के कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। सबसे लास्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ड्रग फॉर्मुलेशन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मुलेशन, तो जो भी हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन, उसका पीएच और उसकी ऑस्मोलरिटी, इन तीनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कितना लेना है, कोई भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं पॉलीमर वगैरह ड्रग को बनाने में, कोई भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं तो उसका कितना कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसका पीएच ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो डिलीवरी इफेक्ट्स, ठीक है। तो जब हम क्या है उसे नाक के अंदर जो है इम्प्लांट कर देंगे तो वो किस तरह से उसकी ड्रग डिलीवरी होगी, ठीक है, किस तरह से जो पॉलीमर फटेगा ड्रग रिलीज होगा, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। साथ में हम बात करें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, ठीक है, तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, साथ में उसकी विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए जो हमारा फॉर्मुलेशन है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, उसमें किस तरह के पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं, डाइल्यूएंट, ठीक है, और हम कोई सॉल्युबिलिटी एनहेंसर वगैरह या परमिएशन एनहेंसर यूज कर रहे हैं तो कितने तरह के किस तरह के हम यूज कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ें क्या ये अफेक्ट करती हैं हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को, तो हमें क्या ध्यान रखना है, सही चीज़ें यूज करनी है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे के सारे, और आप इन्हें अपने हिसाब से नोट्स बना के जो है इन्हें थोड़ा बड़ा कर करके लिख सकते हैं, और वैसे आप चाहें तो इस तरीके से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आपको बस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, जैसे एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन नसल स्प्रे फॉर्मुलेशन। तो सिलेबस में ये नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है सरप्राइज के तौर पे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हम यूज कर सकते हैं नसल स्प्रे फॉर्मुलेशन में। तो बेसिकली एक्सिपिएंट्स होते क्या है, तो हमारा एक्सिपिएंट्स में दोनों चीज़ आ जाती हैं, मेन हमारा एपीआई आ जाता है, मेन हमारा ड्रग आ जाता है, साथ में हम बहुत सारे एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं जैसे बफर्स, सॉल्युबलाइजर्स वगैरह। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे बफर्स आते हैं। बफर्स क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमारे जो पीएच रहता है ड्रग का उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो जो नाक होती है हमारी उसमें क्या है सीक्रेशंस होते हैं,
अलग अलग तरह के सीक्रेशंस होते हैं। तो कोई भी हम ड्रग को जो है नसल के थ्रू अगर लेते हैं, नाक के थ्रू लेते हैं, तो उसका जो एनवायरनमेंट होगा, यानी ड्रग का पीएच अलग होगा और नसल के अंदर जो सीक्रेशन हो रहे हैं उसका जो पीएच है वो अलग होगा। ठीक है, तो जैसे ही ड्रग उसके अंदर जाएगा तो उसका ड्रग का जो पीएच है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है, वो क्या अच्छे तरीके से अपना काम नहीं करेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ड्रग के साथ हम कुछ बफर्स का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, जो पीएच होता है हमारा ड्रग का उसे मेंटेन करके रखते हैं, उसे क्या चेंज नहीं होने देते। ठीक है, अगर वो नाक के अंदर जाता है तो उसे चेंज नहीं होने देते। तो ये काम रहता है हमारे बफर्स का। बफर्स हम अलग अलग तरह के यूज करते हैं काफ़ी सारे, जैसे क्या है सोडियम फॉस्फेट, सोडियम साइट्रेट और साइट्रिक एसिड, ये हमारे नॉर्मल बफर्स के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबलाइजर्स की। ठीक है, तो सॉल्युबलाइजर्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो हमारी एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग की, उसको क्या है बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ड्रग जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जितनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ही अच्छे तरीके से वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो सॉल्युबलाइजर्स का हम इसीलिए यूज करते हैं। सॉल्युबलाइजर के काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग होते हैं, जैसे कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स होते हैं, को सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जिनके एग्जांपल हम देखें तो ग्लाइकोल्स होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी हम एल्कोहल्स की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रांसक्यूटोल, जिसे हम डाई एथाइल ग्लाइकोल और मोनो एथाइल ईथर भी बोलते हैं, साथ में मीडियम चेन ग्लिसराइड्स का भी यूज करते हैं, लेब्रासोल। ठीक है, और साथ में हम बात करें तो सैचुरेटेड हमारे पॉलीग्लाइकोलाइज्ड, ठीक है, C8 C10 ग्लिसराइड्स रहते हैं। ठीक है, तो इनकी चेन होती है, तो इन्हें हम जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, को सॉल्वेंट्स के रूप में, या फिर जो कन्वेंशनल जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये हमारे जो सॉल्युबिलिटी होती है ड्रग्स की, इसको क्या है इंक्रीज कर देते हैं। और ड्रग जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, जितनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, उतना ही अच्छे तरीके से वो एब्जॉर्ब होगा। तो ये हमारा इसका काम रहता है सॉल्युबलाइजर्स का। और सॉल्युबलाइजर्स में हम और भी कंपाउंड्स का यूज करते हैं, जैसे हम सर्फेक्टेंट का भी यूज करते हैं, साइक्लोडेक्सटेंस का भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम कुछ बायोकम्पेटेबल जो हमारे सॉल्युबलाइजर्स रहते हैं उनका भी यूज करते हैं, स्टेबलाइजर्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जो हमारे लाइफोफ्लिक जो ड्रग रहते हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, और साथ में हम बात करें तो ये जो कुछ इसमें जो सॉल्युबलाइजर्स हम यूज करते हैं, तो ये क्या है, नाक में क्या है कुछ इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारी देखी गई है और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी चीज़ें मिलाते हैं सॉल्युबलाइजर्स वगैरह, तो वो कुछ इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके थोड़े से साइड इफेक्ट हैं छोटे मोटे, जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनके पास आपको एग्जांपल्स याद करने हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े थोड़े आप एग्जांपल्स याद कर लेना, कौन कौन से हम सॉल्युबलाइजर्स यूज करते हैं, कौन कौन से बफर्स यूज करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो इसी से आपको आइडिया बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजर्वेटिव्स की। तो प्रेजर्वेटिव्स आपको पता ही है कि क्या होते हैं। ये क्या है, कोई भी हमने फॉर्मुलेशन बनाया है तो उसको लंबे समय तक ये सही करके रखते हैं, उसे ख़राब नहीं होने देते। उसके अंदर क्या है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको ये रोक के रखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रेजर्वेटिव्स। ठीक है, तो प्रेजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो लंबे समय तक सही बना रहे। ठीक है, तो इसके हमें एग्जाम्पल्स देगा तो पैराबीन्स है ना, और फिनाइल एथाइल एल्कोहल और बेंजल कोनियम क्लोराइड। ठीक है, EDTA, बेंजोइल एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रेजर्वेटिव होते हैं उनको हम यूज करते हैं जो नस्ल फॉर्मुलेशन रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, हमारे ड्रग का जो ऑक्सीडेशन होता है उसको होने से रोकते हैं। यानी ड्रग का क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रग होता है वो क्या ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए हम क्या उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाते हैं। कुछ हम कॉमन से अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की हम बात करें तो सोडियम बाईसल्फेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोजाइलोटोलुइन। ठीक है, और साथ में हम बात करें तो सोडियम मेटासल्फाइड और इसके अलावा टोकोफेरॉल। ठीक है, तो इस तरह के हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, ये हमारे मोस्ट कॉमन होते हैं, इन्हीं को हम यूज करते हैं। ठीक है, साथ में हम बात करें तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं तो वो क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करते हैं। इससे जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन रहता है नस्ल के अंदर, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्या करते हैं, बस हमारे ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ठीक है, ताकि जो ड्रग है वो हमारा ख़राब ना हो, और साथ में किसी तरह का इरिटेशन भी कॉज नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स की। ठीक है, तो ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि किसी एलर्जी की वजह से या कोई हमारी क्रोनिक डिजीज होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी नाक की जो अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, जो म्यूकस की जो लेयर होती है वो क्या ड्राई हो जाती है, यानी क्रस्ट हो जाती है, थोड़ी सी टाइट हो जाती है, खिंची हुई, आपने कभी महसूस की होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट सी हो जाती है अंदर से। तो इसके 2-3 कारण रहते हैं, या तो एलर्जी की वजह से हो जाती है, आपको कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, या फिर किसी तरह की क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो जाती है। और अगर हम कई बार क्या करते हैं कि जो ड्रग्स वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या जो प्रेजर्वेटिव और जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं उनके अगर हम ज़्यादा मिला देते हैं मात्रा,
तो उस केस में भी क्या इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है। और नाक के अंदर क्या है जो हमारी जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसको ड्राई कर सकते हैं, क्रस्ट फॉर्म में जो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिनकी वजह से क्या है हमें ह्यूमेक्टेंट्स का यूज करना पड़ता है। ह्यूमेक्टेंट से क्या होता है कि एक तरह के हमारे रीहाइड्रेशन रहते हैं, यानी ये हमारे डिहाइड्रेशन को दूर कर देते हैं, ठीक है। और एक तरह से वो क्या है उसके अंदर नमी ले आते हैं, जो नाक होती है हमारी, तो उसकी जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको वापस उसे नमी युक्त बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं, जो हमारे जेल बेस्ड जो हमारे प्रोडक्ट रहते हैं, नसल प्रोडक्ट रहते हैं जो जेल बेस्ड के रहते हैं, ठीक है। तो उनमें हम यूज करते हैं इस तरह के ह्यूमेक्टेंट। और ह्यूमेक्टेंट्स हमारे क्या करते हैं जो नसल इरिटेशन होते हैं उसको जो है अवॉइड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। और साथ में क्या करते हैं कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन रहते हैं उसको भी अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। साथ में हम बात करें कुछ कॉमन एग्जांपल्स की, तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ये कुछ हमारे ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं जो हम क्या करते हैं जो जेल बेस हमारे प्रोडक्ट रहते हैं जो हम नसल में यूज करते हैं, तो उसमें जो है ना यूज किया जाता है। और ये क्या है जो हमारी ड्राई जो क्रस्ट रहती है या फिर जो इरिटेशन होती है उसको जो है ठीक करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं हमारे कि कुछ हमारे बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं जो नसल के जो डोजेज रहते हैं, ठीक है। तो उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं तो वो क्या आसान तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, क्योंकि जो परमिएबिलिटी रहती है मेम्ब्रेन की वो थोड़ी सी कम रहती है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स आसान तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो सर्फेक्टेंट रहते हैं हमारे, वो क्या करते हैं कि जो हमारी नसल मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और परमिएबिलिटी जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स भी है वो क्या है आसान तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे। तो सर्फेक्टेंट का बेसिकली यही काम रहता है हमारा। साथ में ये ड्रग्स की जो स्टेबिलिटी है उसको भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सर्फेक्टेंट के अगर हम एग्जांपल देखें तो पॉलीसॉर्बेट इसका कॉमन सा एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो एडेसिव पॉलीमर्स का भी हम यूज करते हैं एज अ एक्सिपिएंट, ठीक है। तो बायो एडेसिव पॉलीमर क्या होते हैं ये मुझे आपको अब फिर दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जितने भी चैप्टर उन सभी में मैंने आपको बताया कि बायो एडेसिव पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो बायो एडेसिव पॉलीमर्स एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो बायो एडेसिव पॉलीमर्स का मतलब होता है कि हम उसके अंदर कुछ ऐसे पॉलीमर्स मिलाते हैं जो क्या करते हैं ड्रग को क्या एक सस्टेन्ड वे में या क्या एक कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ड्रग है हमारा वो लंबे समय तक अपना इफेक्ट दिखा पाता है। तो कोई भी अगर हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसमें हम पॉलीमर्स का यूज करेंगे इसमें, और उसे हम क्या करेंगे कि अपने नाक के अंदर उसे प्लांट कर देंगे। तो फिर क्या होगा जो पॉलीमर है वो धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगा और नाक के अंदर, और वो क्या है हमारे लंबे समय तक बना रहेगा। बायो एडेसिव पॉलीमर का मतलब होता है कि वो क्या है हमारा किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जाके चिपक सकता है हमारा, यानी हम उसमें ऐसे पॉलीमर्स यूज करेंगे जो कि हमारी नाक के अंदर जाके जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उससे जाके ये चिपक जाएंगे। उससे चिपकने के बाद जो है अपना धीरे धीरे ड्रग वहीं पे जो रिलीज करते रहेंगे और अपना असर दिखाते रहेंगे। तो बायो एडेसिव पॉलीमर्स की एक खासियत होती है कि ये क्या है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूसिन प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है उसके साथ ये क्या है बॉन्डिंग कर लेते हैं, उसके साथ जाके ये चिपक जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या है अपना जो इफेक्ट है वहाँ पे दिखाते रहते हैं और ड्रग क्या उसमें से रिलीज होता रहता है। तो ये हमारे बायो एडेसिव पॉलीमर्स होते हैं। पहले भी आपको कई बार मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, और इस बार भी सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो हम क्या है बायो एडेसिव पॉलीमर्स होते हैं उनका यूज करते हैं हम जो ड्रग फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो एज ए एक्सिपिएंट हम उनका यूज करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। और सबसे लास्ट हमारे आते हैं पेनेट्रेशन एनहेंसर। तो जो केमिकल पेनेट्रेशन एनहेंसर होते हैं ये क्या करते हैं कि ड्रग की हमारी जो पेनेट्रेशन पावर होती है कि एक मेम्ब्रेन से क्रॉस करके हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें पहुंच जाए, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प करते हैं उसकी, ताकि जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स है वो आसान तरीके से पेनेट्रेट करके जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको पेनेट्रेट करें, और उसके बाद जो है हमारी जो मेन ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाके पहुंच जाए और अपना असर दिखाना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पेनेट्रेशन एनहेंसर। तो जितने भी हमारे एक्सिपिएंट रहते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं नसल फॉर्मुलेशन बनाने में, तो सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं नसल फॉर्मुलेशन में। तो आप जो इनके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेना इनके, तो आप जो एग्जाम में लिख सकते हो। चलिए अब समझते हैं हम नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो वैसे तो मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। इसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो आप जो एक एक दो दो नंबर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेसोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ड्रग होता है उसे हम नोज के थ्रू लेते हैं, और नोज के बाद वो क्या है डायरेक्टली हमारे लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में से क्या है वो जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम रहता है उसमें पहुंच जाता है। तो सिंपल सा इसका यही सिस्टम है। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की हम बात करें तो इसमें हमारे दो रूट होते हैं, एक तो माउथ होता है और एक नोज होती है। दोनों रूट से हम जो है ड्रग को इनहेल कर सकते हैं, और साथ में ये जो ड्रग है पहले हमारे लंग्स में जाएगा और इसके बाद ये जो है सीधा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो हमारा पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है तो इसमें काफ़ी सारी अलग अलग डिजीज रहती है जिसको ट्रीट किया जाता है।
जैसे बात करें COPD की, है ना, और अस्थमा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और पल्मोनरी हाइपोटेंशन हो गया, तो इस तरह की डिजीज होती है, तो इनको हम जो है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जो है ट्रीट कर सकते हैं। बात करें इसके छोटे से मैकेनिज्म की, तो ड्रग जो है पहले कहाँ पहुँचेगा, पल्मोनरी एयरवेज में पहुँचेगा जो हमारे लंग्स के अंदर है, ठीक है, फिर हमारे लंग्स में पहुँचेगा, उसके बाद जो है ब्लड सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है, बस इतना सही आपको लिखना है, आपको ज़्यादा जो है याद करने की या ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की। तो जो नसल रूट होता है और वहाँ से जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कितने टाइप का होता है, तो आपको उस टाइप पढ़ लेने हैं, बाकी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहला हमारा पैरासेलुलर रहता है, यानी इंटरसेलुलर भी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रग रहता है वो हमारी सेल टू सेल, यानी एक सेल से दूसरी सेल में इस तरह से क्या है वो हमारा एब्जॉर्ब होते हुए पहुँच जाता है, जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है उसमें पहुँच जाता है। दूसरा हमारा ट्रांससेलुलर रहता है, इसमें क्या है डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो है हमारा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होता है। तीसरा रहता है हमारा ट्रांससाइटोटिक, ठीक है, तो इसमें तो इसे हम जो बोल सकते हैं कैरियर मीडिएटेड रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या है जो पार्टिकल होता है ड्रग का उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह तक उसे पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांससाइटोटिक। तो बेसिकली बस एक एक लाइन के आपको ये जो टॉपिक है छोटे छोटे ये आपको ध्यान रखने हैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं जो हमारे म्यूको एडेसिव नसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं, तो किस तरह से ये काम करते हैं। तो छोटा सा मैकेनिज्म है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा म्यूको एडेसिव जो ड्रग है हमारा उसे हम अपनी नाक के अंदर इम्प्लांट करेंगे, और नाक के अंदर क्या होता है कि म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, तो ये जो हमारा ड्रग है वो क्या है म्यूकस के साथ क्या इंटरेक्ट करेगा, उसके साथ क्या बॉन्डिंग वगैरह करेगा, और जैसे ही उसके साथ चिपक जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो हमारी म्यूकस की जो मेम्ब्रेन होती है तो ये जो ड्रग है उसमें से क्या वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और उससे क्या होगा कि हाइड्रेशन हो जाएगा, और वो क्या है जो पॉलीमर है वो फूल जाएगा हमारा। इसके बाद पॉलीमर जैसे ही फूल जाएगा उसमें से जो ड्रग है वो रिलीज होने लगेगा, और इसके अलावा जो हाइड्रोफ्लिक मैक्रो जो मॉलिक्यूल्स जो ड्रग है, ठीक है, वो क्या है उसमें से रिलीज होने लगेंगे और धीरे धीरे करके उनका एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है उसका जो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म है वो भी होने लगेगा हमारे ड्रग का, और इसके अलावा उसका जो इंटरनल एब्जॉर्प्शन है वो भी होने लगेगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, ज़्यादा आपको जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है। और ये वाला जो फिनोमेना है इसे हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, अलग अलग जो हमने अलग अलग रूट्स पढ़े थे उसमें भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसे जाके देख लेना, तो आपके समझ में आ जाएगा जो कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं फॉर्मुलेशन अप्रोच, ठीक है, तो कितने टाइप के जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है, तो कितने टाइप के हमारे नसल जो फॉर्मुलेशन रहते हैं। तो सिंपली आपने ज़्यादातर आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और आपने यूज भी किए होंगे। तो जैसे हमारे नसल जेल रहते हैं, दूसरे हमारे नसल ड्रॉप्स रहते हैं, नसल स्प्रे रहते हैं, इसके अलावा नसल पाउडर, लाइपोसोम होते हैं, और उसके अलावा हमारे माइक्रो स्पेयर्स होते हैं। तो ये हमारे फॉर्मुलेशन अप्रोच होते हैं, इनके सभी के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है बनाए जाते हैं और क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं नसल जेल्स की। तो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मुलेशन होते हैं, इनके अंदर क्या है विस्कोसिटी काफ़ी हाई होती है, यानी काफ़ी गाढ़े होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उसे क्या करेंगे अपनी नाक के अंदर जैसे ही हम उसे डाल देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़े होते हैं। तो ये क्या है जब हम सीधे टेढ़े इधर उधर तेचे वेचे ही बैठ जाएंगे तो कुछ होगा नहीं इससे, वो क्या है निकलता नहीं है, यानी नाक में एक बार डाल दी ड्रॉप डाल दी हमने तो उसके बाद ये क्या निकलेगा नहीं उसमें से, ये क्या अच्छे तरीके से वहीं पे जो अपना असर दिखाता रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाई विस्कोसिटी के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़े होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि नाक में से आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी रिटेंशन टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा। नाक में डालने के बाद ये जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा इससे रिटेंशन टाइम बढ़ेगा और एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी जो विस्कोसिटी हाई होने की वजह से क्या ये ड्रिप नहीं होते हैं, यानी नाक में से क्या ये बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे अगर हम कोई ड्रॉप डालते किसी चीज़ की, ठीक है, तो अगर वो पतली हुई तो वो आसानी से नाक से बाहर निकल जाएगी, लेकिन अगर वो गाढ़ी हुई तो क्या है वो बाहर नहीं निकलेगी, यानी ड्रिप नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसका जो टेस्ट वगैरह रहता है वो भी नहीं आता है, क्योंकि जो हमारे जो विस्कोसिटी हाई होती है जो हमारे नसल जो जेल्स रहते हैं तो वो क्या है पहुँचती नहीं है, यानी गले तक पहुँचती नहीं है ज़्यादा हाई विस्कोसिटी की वजह से। तो इसका जो स्वाद वगैरह है टेस्ट वगैरह है वो सब भी नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लीकेज वगैरह, इसके जो फॉर्मुलेशन होता है तो उसमें से लीकेज वगैरह के भी चांसेज बहुत कम होते हैं ज़्यादा हाई विस्कोसिटी की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे नसल जेल्स होते हैं, बिल्कुल बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें नसल ड्रॉप्स की। तो नसल ड्रॉप्स में क्या है आपको अगर आपने नाक के अंदर डाल ली तो आपको एक ही पोजीशन में लेटना पड़ेगा काफ़ी देर तक, क्योंकि ये थोड़े से पतले होते हैं, इनकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है। तो इसके लिए क्या है आपको बस नाक के अंदर डालना है और सीधे आपको बस लेट जाना है एक ही पोजीशन में थोड़े समय तक, ठीक है। उसके बाद अपना जो असर वगैरह है ये अपना दिखाने लगेगी, है ना।
और बात करें तो ये काफ़ी सिंपल और कन्वीनियंट मेथड होता है, यानी सिस्टम इसे हम बोल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से इसे डाल सकते हैं। और नसल ड्रैप्स वगैरह का आपने यूज किया भी होगा हाँ कभी ना कभी। और मेन हम डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ही है कि इसका जो डोज प्रिसीजन होता है उसे हम पता नहीं लगा सकते कितना डोज हमें चाहिए, क्योंकि एक जो ड्रॉप होती है या नसल ड्रॉप्स होती हैं, ठीक है, तो उसका बिल्कुल फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि इतनी ड्रॉप डालने से जो इतना असर दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कोई भी प्रिसीजन नहीं होता है, कोई भी फिक्स डोज नहीं होता है इसका, है ना। और इस वजह से क्या है, डॉक्टर्स वगैरह इसे प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसे क्या है, अलग से आप वैसे ही लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रिस्क्राइब जो है प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नसल स्प्रे की। तो कोई भी सॉल्यूशन या सस्पेंशन को हम जो है नसल स्प्रे की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, उसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसके लिए क्या है, जो नसल स्प्रे होते हैं तो इसमें क्या है, जो प्रिसीजन रहता है डोज वगैरह का वो एक्यूरेट रहता है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं जो हमारे मीटर डोज पंप रहते हैं, छोटे छोटे पंप रहते हैं कि अगर हम उसे प्रेस करेंगे तो उतना ही डोज निकलेगा उसमें से। तो क्या एक प्रिसाइज अमाउंट में हम जो है डोज को यूज कर सकते हैं। साथ में कुछ एक्चुएटर्स का भी यूज करते हैं, यानी एक तरह की ये भी हमारी डिवाइस ही रहती है। और एक जो स्प्रे रहता है उससे हम लगभग एक एग्जैक्ट डोज को हम जो है दे सकते हैं, अपनी नाक के अंदर जो स्प्रे कर सकते हैं। साथ में हम बात करें कि जो हमारे जो पार्टिकल साइज रहता है उसके हिसाब से भी हम क्या है, जो अलग अलग टाइप के जो पंप्स आते हैं, जो डिवाइसेज आती हैं या फिर एक्चुएटर आते हैं, तो उन सभी को जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल आपको कुछ ही पॉइंट याद रखने हैं, बस ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नसल पाउडर की, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे फॉर्मुलेशन रहते हैं कि जिनको हम अगर हम लिक्विड फॉर्म में या जेल फॉर्म में अगर हम बनाते हैं तो उनमें क्या है, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो जाता है, यानी वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के जो फॉर्मुलेशन रहते हैं उनको हम पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। इससे ये होता है कि ये लंबे समय तक जो है ख़राब नहीं होते हैं, और जो बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन वगैरह रहता है तो वो सब भी अवॉइड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नसल पाउडर। और इसे बनाने का एक और सबसे बड़ा रीज़न ये रहता है कि इससे हम क्या है, ड्रग की जो स्टेबिलिटी है उसे काफ़ी बढ़ा सकते हैं, यानी ड्रग हमारा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और उसी के लिए इसे जो है बनाया जाता है, नसल पाउडर्स को इसीलिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बस आपको थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, रीड मारनी है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारे जो पाउडर की जो सूटेबिलिटी रहती है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, पार्टिकल साइज कितना है, एरोडायनामिक प्रॉपर्टी जो उसकी कैसी हैं। जो हमारा ड्रग है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके ऊपर भी क्या है, हमारा जो नसल पाउडर है, ठीक है, तो उसकी सूटेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा हम इसे लोकली अप्लाइड कर सकते हैं, अगर नाक में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई छोटी मोटी परेशानी है तो उसमें हम लोकली इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग काफ़ी स्टेबल रहता है, हमारे जो नसल पाउडर्स रहते हैं, तो इसका एक अच्छा बेनिफिट होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइपोसोम्स की। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक पैकेट टाइप का रहता है, जो हमारा क्या है लिपिड्स का बना होता है, उसके अंदर हम ड्रग को फिल करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का हमारा इस तरह का ये फॉर्मुलेशन रहता है, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़। साथ में हम बात करें तो जो लाइपोसोम जो नसल सॉल्यूशन रहते हैं, तो या तो हम ऐसे अकेला ड्रग का बना सकते हैं, यानी ड्रग को हम अकेले यूज करके बना सकते हैं, और साथ में हम चाहे तो इसमें कुछ एक्सिपिएंट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों को मिला के भी हम जो एक फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लाइपोसोम रहते हैं इनको हम एज एन एरोसोल भी यूज कर सकते हैं, यानी नेबुलाइजर में हम जो लाइपोसोम्स को फिल करके उसे एज एन एरोसोल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो माइक्रोफाइन जो पाउडर रहता है जो लाइपोसोम्स का, ठीक है, उसे भी हम इनसफ्लेशन की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अकेले कर सकते हैं, या फिर हम इसे कंबाइन करके अलग अलग तरह के जो इनर्ट कैरियर रहते हैं हमारे, जैसे लैक्टोस वगैरह, ठीक है, तो उसके साथ हम इसे ऐड करके भी जो है इनसफ्लेशन कर सकते हैं, एरोसोल की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लाइपोसोम्स होते हैं। ये पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं। बस आपको ध्यान इसमें एक और चीज़ रखनी है कि जो पार्टिकल का जो डायमीटर का जो साइज है, ठीक है, वो हमारे 50 माइक्रोन से कम होना चाहिए। तो ये हमारे लाइपोसोम्स के जो पार्टिकल होते हैं तो इतना उनका साइज होना चाहिए। सबसे हम लास्ट बात करें तो माइक्रो स्पेयर्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि छोटे छोटे के स्पेयर टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। तो जब हम इनको अपनी नसल के अंदर इनेल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये हमारी जो हमारी जो म्यूकस की जो मेम्ब्रेन रहती है, नसल म्यूकसा रहती है, उसके साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से ये चिपक जाते हैं, ठीक है, और अपना जो असर है वो प्रोलॉन्ग कर देते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जो अपना असर दिखाते हैं, है ना। और जो माइक्रो स्पेयर रहते हैं जो क्या पाउडर की फॉर्म में रहते हैं, जैसे ही जो नसल म्यूकोसा रहती है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या स्वेल हो जाते हैं और एक तरह का जेल बना लेते हैं। और इसके बाद क्या है, ये जो नसल जो क्लियरेंस रहता है, यानी रेट ऑफ क्लियरेंस रहता है नसल कैविटी के अंदर, तो उसको भी जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम रहता है माइक्रो स्पेयर्स का। इसके अलावा सीधी सी बात है कि ये क्या है, उसके अंदर जाके चिपक जाते हैं, यानी जो हमारे नसल म्यूकोसा रहता है उसके अंदर जाके चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। साथ में क्या है, ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं माइक्रो स्पेयर्स के, लाइपोसोम्स के। थोड़े थोड़े से पॉइंट है, बस ये आपको रीड करने हैं।
बाकी आपको जो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रीड करके भी जो आपके समझ में आ ही जाएंगे। इसके अलावा जो माइक्रोस्फीयर्स का जो पार्टिकल साइज रहता है वो 10 से लेकर 50 माइक्रोन तक होना चाहिए, ठीक है, या फिर इससे छोटा होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। सबसे लास्ट हम बात करते हैं नेबुलाइजर्स की, ठीक है। तो नेबुलाइजर्स कोई ड्रग नहीं होता है, ये क्या एक तरह की डिवाइस होती है। तो ये जो डिवाइस होती है ये क्या करती है कि जो लिक्विड्स होते हैं उसको एरोसॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लिक्विड कोई फॉर्मुलेशन है तो उसको क्या है हम नेबुलाइजर के अंदर डाल देंगे तो वो क्या करेगा कि इसको जो है एरोसॉल यानी क्या जो है एरोसॉल में उसे कन्वर्ट कर देगा। और एरोसॉल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि इसे हम जो है सीधे जो हमारी लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर इसे हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही काम रहता है नेबुलाइजर्स का। और बात करें हम कि जो ज़्यादातर जो नेबुलाइजर्स रहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है एयर कंप्रेस्ड सिस्टम रहता है। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल का जो साइज रहता है उसे हम छोटा कर सकते हैं, यानी ये क्या है पार्टिकल साइज को छोटा कर सकता है एयर कंप्रेस्ड यानी एक सिस्टम रहता है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है एटोमाइजेशन का काम करता है, यानी पार्टिकल साइज को छोटा कर देता है, ठीक है। और बात करें तो कुछ और जो अदर रहते हैं हमारे उसमें क्या है अल्ट्रासोनिक एनर्जी का भी यूज किया जाता है जो पार्टिकल साइज को छोटा करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे नेबुलाइजर्स होते हैं। नेबुलाइजर्स का जनरली यूज किया जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, अस्थमा में, सीओपीडी में, ठीक है, और अलग अलग तरह की हमारी जो रेस्पिरेटरी जो डिजीज रहती हैं उन सभी में इसका यूज किया जाता है। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे आके चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फालतू टाइम ज़्यादा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, आपको बस थोड़ा थोड़ा रीड करना है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैंने प्रॉपर आपको बता दिया है, जो चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके में, ठीक है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। बाकी आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस रीड मारना है और सब कुछ आपको जो एग्जाम में अगर पूछा जाता है इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं पूछे जाते हो तो आप जो है लिख सकते हो। तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, यूनिट नंबर 3 हमारी फिनिश हो गई नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। नेक्स्ट जो वीडियो उससे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 और जल्दी सिलेबस को फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।